ऑब्जर्वेशन समझ लो। ये आपका सेल है बेटा, ये आपका रेजिस्टेंस है, बाह्य प्रतिरोध है, ये प्लस माइनस है, ये सेल धारा दे रहा है इस समय। ठीक है, तो धारा दे रहा है मतलब ये डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, ये खुद धारा दे रहा है, इसकी रासायनिक ऊर्जा खर्च हो रही है। ठीक है, ये चीज है। तो जब सेल धारा देता है तो धारा की दिशा, सेल को देखो अब ऐसे बनाते हैं, यूं ऐसे बनाते हैं, ये प्लस ये माइनस, और ये आपका बाह्य प्रतिरोध। तो जब धारा देता है तो ये यूं चलती है इस समय। यानी कि आप नोटिस कीजिए कि बाहर के परिपथ में, इसमें दो परिपथ मान लो, बाहर का परिपथ और विद्युत अपघट्य। तो बाहर के परिपथ में धारा की डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर है, और विद्युत अपघट्य में माइनस से प्लस की ओर है। आपको चित्र में दिख भी रहा होगा, ध्यान से आप देखें तो। ये देखो, ये इधर जा रही है धारा, ये क्योंकि धारा तो पूरा राउंड करेगी ना ऐसे, तो बाहर की तरफ ऐसे और अंदर की तरफ ऐसे। ये है बात। ठीक है, अब मान लीजिए आप सेल को चार्ज करना चाह रहे हैं, सेल को चार्ज करना है, तो भैया इसको बैटरी से कनेक्ट करना है, बैटरी से कनेक्ट करना है। और बैटरी का जो V होना चाहिए आपके इस सेल के V से बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो आपने एक बड़ी बैटरी ले ली, ये बड़ी बैटरी ले ली, ये आपका सेल है, इसको चार्ज करना है, तो प्लस से प्लस को कनेक्ट करना है और माइनस को माइनस से कनेक्ट करना है। अब ये जो बड़ी बैटरी है जिसका मैंने V1 माना था, ये आपका V है, धारा यूं देगा ये। तो इस समय ये जो आपकी बैटरी है ना, ये बैटरी ये डिस्चार्ज हो रही है, यानी कि इसकी रासायनिक ऊर्जा खर्च हो रही है। लेकिन आपका जो ये सेल है ये इस समय चार्ज हो रहा है, और इस समय इसकी रासायनिक ऊर्जा बढ़ रही है। चार्ज होने का मतलब यही है कि रासायनिक ऊर्जा बढ़ रही है। ठीक है बेटा, अब इस समय देखिए इसमें धारा कैसे जा रही है बाह्य परिपथ में। बाह्य परिपथ में देखो प्लस में एंटर कर रही है, माइनस से बाहर निकल रही है। अब जबकि ऊपर वाले केस में देखो आप, यहाँ प्लस से धारा, जब सेल के प्लस से धारा निकलती है तब वो डिस्चार्ज होता है। समझ में आ गई? और जब सेल के प्लस में एंटर करती है तब वो चार्ज होता है। तो देखो इसके प्लस से तो निकल रही है और इसके प्लस में एंटर कर रही है। तो यदि मैं वापस से अपना सेल बनाऊं, अपना सेल, ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये प्लस ये माइनस, और आपने इसको किससे जोड़ दिया, बाह्य प्रतिरोध, ये लो। तो इस समय धारा देखो बेटा यूं चल रही है, यूं ऐसे। यानी कि बाह्य परिपथ में धारा की दिशा आप पकड़ के देखो किधर आ रही है, माइनस से प्लस बाह्य परिपथ में। और अंदर देखो कितना चल रहा है विद्युत अपघट्य में, अब विद्युत अपघट्य में चल रही है प्लस से माइनस, बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट हो जाती है। तो बेटा समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं कि यही है चार्ज और डिस्चार्ज में, और कुछ भी नहीं है इसमें। यानी कि जब भी आप कोई परिपथ बनाते हैं, यो बनाया परिपथ, यो बनाया परिपथ, और एक यो बना दिया परिपथ, और आपने बाह्य प्रतिरोध यो बना दिया, और ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और आपने धारा की दिशा बना दी ऐसे। तो आप नोटिस कीजिए इस केस में यहां से धारा ऐसे चलेगी, यहां से धारा ऐसे चलेगी, यहां से धारा ऐसे चलेगी, यहां से ऐसे चलेगी। तो आपका जो पहला सेल है E1, दूसरा सेल है E2, तीसरा सेल है E3, इसके पहले सेल में से प्लस में से धारा बाहर आ रही है। तो आप ये कह सकते हो कि E1 इस समय डिस्चार्ज हो रहा है, E2 में भी बाहर आ रही है, तो आप ये कह सकते हैं E2 भी डिस्चार्ज हो रहा है। ये दोनों सेल डिस्चार्ज हो रहे हैं। लेकिन E3 में देखिए, सॉरी ये माइनस है, ये प्लस है, बड़ी वाली डंडी हमेशा प्लस में लिखनी है, इसमें ये एंटर कर रही है, तो ये इस समय चार्ज हो रहा है। इस समय ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसलिए जब आप इसका ई नेट निकालेंगे आपको E1 प्लस में, E2 प्लस में, लेकिन E3 को माइनस में लेना है। क्यों? क्योंकि ये वो काम नहीं कर रहा है जो E1 और E2 कर रहे हैं।
E1 और E2 डिस्चार्ज का काम कर रहे हैं और E3 चार्ज का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें धारा देखिए प्लस वाले हिस्से में एंटर कर रही है, धन टर्मिनल में एंटर कर रही है। ठीक है, लेकिन हमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कल मैंने आपको एक सीधा सा तरीका बताया था, आप तो धारा की दिशा में चलिए, सेल को क्रॉस कीजिए, क्रॉस करने के बाद जो चिन्ह आए वो उसका चिन्ह हो जाएगा, क्रॉस करने के बाद जो चिन्ह आएगा वही चिन्ह उसका हो जाएगा। तो E1 प्लस में, E2 प्लस में और E3 माइनस में। हाँ, यदि इसमें धारा की दिशा आप ऑपोजिट बना देते तो उस समय आप यदि इसमें ऑपोजिट बना देते हैं धारा की दिशा, ऐसे बना देते हैं, और दिस इज E1, दिस इज E2, दिस इज E3, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो अब इस केस में आप देखोगे कि हम यूं चलेंगे तो E1 का माइनस आएगा, E2 का माइनस आएगा, E3 का प्लस आएगा। तो E3 का प्लस आएगा, इसका मतलब E3 इस समय डिस्चार्ज हो रहा है और E1 एंड E2 आपका चार्ज हो रहा है। और यहाँ पर आप यदि डायग्राम में देखने की भी कोशिश करोगे तो आप यही देखोगे कि पॉजिटिव में धारा एंटर कर रही है, पॉजिटिव में धारा एंटर कर रही है, यहाँ पॉजिटिव से धारा निकल रही है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, इतना सोचने की जरूरत नहीं है कहाँ से निकल रही है कहाँ जा रही है, आप तो धारा की दिशा में चलो और सेल को क्रॉस करो, अपने आप ही चिन्ह आ जाएगा ऑटोमेटिकली। धारा की दिशा में चलो, सेल को क्रॉस करो, ऑटोमेटिकली साइन आ जाएगा। प्लस में आने का मतलब है सेल डिस्चार्ज हो रहा है और माइनस में आने का मतलब है सेल चार्ज हो रहा है, और कोई मतलब इसका नहीं है। क्लियर हो गई बात? अब चलते हैं समांतर क्रम संयोजन पे, क्योंकि आज ये सेल को खत्म करना ही है। समांतर क्रम संयोजन उतना आसान नहीं है जितना श्रेणी क्रम था। चलो, समांतर क्रम संयोजन। सर ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है क्या? हाँ, रिकॉर्ड हो रही है। क्यों? मिल जाएगा आपको। ये एक सेल, ये दूसरा सेल, और ये बाह्य प्रतिरोध, प्लस माइनस E1 प्लस माइनस E2, R1 R2 कैपिटल R A B। थ्योरी लिख लेते हैं। E1 E2 विद्युत वाहक बल तथा R1 R2 आंतरिक प्रतिरोध वाले दो सेल, समांतर क्रम में बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से संयोजित है। ये सेल कितनी धारा दे रहा है? I1, और ये सेल कितनी धारा दे रहा है? I2। ठीक है, प्रथम व द्वितीय सेल से क्रमशः I1 व I2 धारा प्रवाहित हो रही है। तो देखिए, थ्योरी लिखने में तो कोई बड़ा इशू वाला काम नहीं है, जो मुझे दिख रहा था वही लिखा। भाई, दो सेल जुड़े हुए हैं, पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 और दूसरे का E2, आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। किसके साथ जुड़े हुए हैं? बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के साथ जुड़े हुए हैं। पहला सेल I1 धारा दे रहा है, दूसरा सेल I2 धारा दे रहा है। ए संधि बिंदु है, दोनों धारा I जुड़कर कितनी हो गई? I। यहाँ पर भी कितनी हुई? I। यहाँ पर जाकर वापिस से अपने अपने हिसाब से डिवाइड हो गई, I1 I2। एक सेल जितनी धारा देता है उतनी ही धारा उसके ऊपर वापिस से पहुंच जाती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर धारा I और यहाँ B बिंदु पर आने के बाद इनका डिवाइडेशन अलग अलग होगा, नहीं। यदि पहले सेल ने धारा I1 भेजी है तो फाइनली उसके पास I1 धारा ही पहुंचेगी। इसलिए सर्किट में श्रेणी क्रम में धारा नियत रखनी है, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब देखिए, पहला सेल किसके बीच में जुड़ा हुआ है? आप कहेंगे ए और बी के बीच में, तो इसका विभवांतर क्या हो गया? VA माइनस VB। दूसरा सेल किसके बीच में जुड़ा हुआ है? ए और बी के बीच में, तो इसका विभवांतर भी क्या हो गया? VA माइनस VB। और कैपिटल R भी किसके बीच में जुड़ा हुआ है? ए और बी के बीच में, तो इसका विभवांतर भी कितना हो गया? VA माइनस VB। तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें सेल E1, सेल E2 और बाह्य प्रतिरोध R तीनों का विभवांतर समान होगा। ठीक है, तो दोनों सेल बिंदु A व B के मध्य संयोजित है, अतः
इनका इनकी टर्मिनल वोल्टता समान होगी। ओके, तो विभवांतर को ही विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता कहते हैं, ये बात मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। लेकिन जब सेल धारा देते हैं उस समय हम टर्मिनल वोल्टता लिखते हैं, जब खुला परिपथ हो, सेल धारा नहीं दे रहा हो, तब आप उसको विद्युत वाहक बल कहते हैं। ओके, तो यहां पर मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा किसके लिए, I1 I2 के लिए, क्योंकि I1 I2 अलग अलग है, V तो दोनों का सेम है। तो जो चीज दोनों के लिए सेम है उसके लिए कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। तो मुझे I1 का मान निकालना है, I2 का मान निकालना है और दोनों को जोड़कर I का मान निकालना है। फिर उस समीकरण से V का मान निकालना है। टारगेट नंबर 1 I1 निकालना है, टारगेट नंबर 2 I2 निकालना है, और फिर दोनों को जोड़कर I निकालना है, फिर उस समीकरण से V निकालना है। 4 टारगेट है। I1 निकालेंगे, I2 निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़कर I निकालेंगे और उस समीकरण से V निकालेंगे। V क्या है, A और B के बीच की टर्मिनल वोल्टता, दिस इज V। ओके, चलो शुरू करते हैं प्रथम सेल के लिए। तो प्रथम सेल की टर्मिनल वोल्टता, तो आप कहोगे सर आप तो आई निकालने वाले थे, टर्मिनल वोल्टता क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि मेरे पास सूत्र V का ही है, V बराबर E माइनस आई आर। तो V की जगह तो V लिखो, E की जगह E1, I की जगह I1 और आंतरिक प्रतिरोध R1। V की जगह V क्यों लिखेंगे, क्योंकि दोनों सेल का V बराबर होता है, मैंने अभी अभी बताया आप लोगों को। ओके, तो मुझे इससे I1 का मान निकालना है, तो फटाफट देखिए I1 R1 E1 माइनस V, तो I1 की वैल्यू E1 माइनस V बटे R1, इक्वेशन नंबर 1। कहीं पर भी लगे कि मुझे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बता देना, ऐसे ये इजी है, आप लोगों का समय बर्बाद नहीं होगा। तो V बराबर E2 माइनस I2R2, भाई इसका भी V तो V है, बता चुका ना, और E I और R अलग अलग है, इसको भी कैलकुलेट कर लो। तो I2R2 इक्वल टू E2 माइनस V, और I2 की वैल्यू आ जाएगी E2 माइनस V डिवाइड बाई R2, इक्वेशन नंबर 2। पहला पॉइंट I1 ज्ञात करना था, कर लिया। दूसरा पॉइंट I2 ज्ञात करना था, कर लिया। तीसरा पॉइंट क्या बताया था, कुल धारा ज्ञात करनी थी दोनों को जोड़कर। तो कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2, दोनों की वैल्यू पुट कर लेते हैं। इधर कर रहा हूं भाई, I बराबर I1 की वैल्यू E1 माइनस V बटे R1 प्लस I2 की वैल्यू E2 माइनस V बटे R2। ओके, एलसीएम ले लो फटाफट, कैलकुलेशन ओनली मैथ की। R1 R2, R1 R1 कट गया, तो E1 R2 माइनस वी R2 प्लस R2 से R2 कट गया, E2 R1 माइनस वी R1। R1 R2 को इधर भेज दो तो I R1 R2, E वाले पद एक साथ ले लो, E1 R2 प्लस E2 R1, और माइनस V कॉमन ले लो, R1 प्लस R2। R1 R2 को हमने इधर भेज दिया, समझ गए होंगे। इन दोनों को एक साथ ले लिया, समझ गए होंगे। इन दोनों में से V कॉमन ले लिया, माइनस V, R1 प्लस R2। टारगेट नंबर 1 I1 ज्ञात किया, टारगेट नंबर 2 I2 ज्ञात किया, दोनों को जोड़ा, I निकाला। फिर मैंने कहा था जो समीकरण आएगी उस समीकरण की मदद से, मतलब इस समीकरण की मदद से आपको V निकालना है। तो V निकालना है तो V का पक्षांतरण कर दो और I का पक्षांतरण कर दो। तो V का पक्षांतरण करेंगे, प्लस में हो जाएगा V R1 प्लस R2, और ये ऐसे कैसे, E1 R2 प्लस E2 R1, और I का पक्षांतरण माइनस R1 R2 I। तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस I R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, E1 R2 E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3, ठीक है भाई, कोई दिक्कत, तो देखो समझो। तो सबसे पहले ये परिपथ ले लिया, दो सेल समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं,
दो सेल समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, पहला सेल I1 धारा, दूसरी सेल I2 धारा, दोनों का विभवांतर बराबर क्यों है इसका रीजन मैंने बता दिया। दोनों सेल दो बिंदु ए और बी के बीच जुड़े हुए हैं, इसलिए विभवांतर बराबर होगा। फिर मैंने प्रथम सेल के लिए I1 का मान निकाल लिया, इसके लिए मैंने टर्मिनल वोल्टा वाला सूत्र लगाया, V बराबर E माइनस आई आर। फिर दूसरे सेल के लिए भी मैंने सूत्र लगाया, V बराबर E2 माइनस आई आर टू। दोनों का V सेम रहेगा क्योंकि टर्मिनल वोल्टा सेम है, लेकिन विद्युत वाहक बल अलग अलग है, धारा अलग अलग है, आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग है। फिर मैंने क्या किया, इसको सोल्व करके I2 का मान निकाल लिया, फिर कुल धारा के लिए दोनों को जोड़ दिया और सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन I1 I2 की वैल्यू पुट करी, लघुत्तम लिया और लघुत्तम लेके मतलब एलसीएम लिया, एलसीएम लेके जो सिंपल कैलकुलेशन है वो किया, R1 से R1 कट गया, R2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, R2 से R2 कट गया, R1 से इनको मल्टीप्लाई कर लिया, E वाले पद एक साथ लिख लिए, V कॉमन ले लिया। फिर मैंने कहा मुझे V की वैल्यू चाहिए तो मैंने V को दूसरी तरफ भेज दिया, I को इधर ले आए और फिर V के साथ जो संख्या गुणा में थी R1 प्लस R2 उससे मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो मेरा ये फॉर्मूला निकल कर आ गया। ठीक है भाई, मैं नीचे लिख लेता हूं इस फॉर्मूले को एक बार अच्छे से। तो मेरा जो फॉर्मूला निकल के आया वो निकल के आया E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये मेरा फॉर्मूला निकल के आया, इक्वेशन नंबर 3 मैंने इसी को दिया है। अब मैं क्या करता हूं भाई, यदि तुल्य विद्युत वाहक बल E P लिख लेते हैं, P फॉर पैरेलल, तथा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध RP है, तो प्रवाहित धारा I होगी। तो कल भी मैंने एक बात बताई थी, तुल्य का मतलब क्या होता है। तुल्य का मतलब एक ऐसा सेल, वो सेल अकेला उतना काम कर दे जितना ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, एक तो दोनों मिलकर I धारा दे रहे हैं, I1 प्लस I2 करके। नंबर 2 टर्मिनल वोल्टा V है, टर्मिनल वोल्टा भी कितनी उत्पन्न कर रहे हैं, V है। तो ये एक ही सेल I धारा दे दे और V टर्मिनल वोल्टा उत्पन्न कर दे तो उसका विद्युत वाहक बल तुल्य विद्युत वाहक बल और उसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कहलाएगा। ये मैंने कल की क्लास में भी समझाया था। तो कहने का मतलब मैंने दो की जगह केवल एक ही सेल लगा दिया भाई, ये लो। और ये मेरा बाह्य प्रतिरोध वही है, कैपिटल R। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये आपका EP है, ये RP है। ये अकेला ही इतना ताकतवर है कि इसने अकेले ने ही उतनी धारा दे दी जितना दोनों मिलकर दे रहे हैं, और नंबर 2 इनके बीच का विभवांतर उतना ही पैदा कर दिया जितना वो दोनों मिलकर कर रहे थे V। तो इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा भाई, तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा V बराबर EP माइनस IRP। इसके लिए जो सूत्र हो जाएगा V बराबर EP माइनस IRP। अब आप क्या करेंगे, कहाँ गया, ये रहा, समीकरण 3 और 4 की कंपैरिजन कर लो फटाफट। तो अब आप एक चीज नोट कीजिए कि भाई V की जगह भी ठीक है, ये EP आ रहा है इस जगह और इधर ये आ रहा है, तो इसका मतलब EP की जो वैल्यू है वो किसके इक्विवेलेंट होगी, E1 R2 प्लस E2 R1 R1 प्लस R2। याद करने में कोई बुराई नहीं है, उल्टा गुणनफल है, E1 के साथ R2 E2 के साथ R1, और RP इसकी जगह ये आ रहा है। तो ये सूत्र भी आपको याद है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन गुणनफल बटे योगफल R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इससे साबित हो जाता है कि यदि मैं 3 और 4 की कंपैरिजन कर देता हूं, समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, तो आपको रिजल्ट निकल के आया EP बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, और RP का रिजल्ट निकल कर आ गया गुणनफल बटे योगफल R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये आपका समांतर क्रम संयोजन है। यदि आपको धारा का मान निकालना है तो EP अपॉन R प्लस RP को यूज करना है। मेरे हिसाब से इसमें अब कोई प्रॉब्लम का विषय नहीं है, इजी डेरिवेशन है।
इजी डेरिवेशन में स्टेप नंबर 1 I1 निकालना, स्टेप नंबर 2 I2 निकालना, स्टेप नंबर 3 दोनों को जोड़कर I निकालना है, स्टेप नंबर 4 जो समीकरण आई है उससे V निकालना है, और स्टेप नंबर 5 जो आपने तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध लिया था उससे कंपैरिजन कर लेना है। तो ये आपका सूत्र आ गया, ये आपका सूत्र आ गया। ठीक है, एक छोटा सा इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा हम करेंगे। तो भाई न्यूमेरिकल देखते हैं। ये एक सेल, ये दूसरा सेल, और ये बाह्य प्रतिरोध, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस 10 वोल्ट, इसको आप ले लो 20 वोल्ट, इसका ले लो 2 ओम, ये ले लो 3 ओम, ये ले लो 5 ओम, ये धारा I1, ये धारा I2 और ये धारा I। तो आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं, I कितना, I1 कितना, I2 कितना, V कितना, ये सारे सवाल। और साथ में क्या पूछ सकते हैं, E नेट कितना, R नेट कितना। ये सारे सवाल, इनमें से 6 चीजें पूछी जा सकती है। अब 6 में से ऊपर की 4 चीज यदि पूछेगा तो यकीनन ये दोनों तो निकालना हमारी मजबूरी है, इसके बिना तो सवाल चलेगा ही नहीं। अब ई नेट क्या होगा, इस सवाल को समझिए। तो देखिए E1 कितना है 10, E2 कितना है 20, R1 कितना है 2, R2 कितना है 3। ठीक है, मैंने ऊपर वाले को E1 R1 माना, नीचे वाले को E2 R2 माना है। कैपिटल R की जरूरत बाद में पड़ेगी, वो कितना है 5। तो देखिए आपको यदि ई नेट निकालना है तो मैं यही तो बता रहा हूं, उल्टा सीधा गुणनफल है। E1 मल्टीप्लाई R2 यानी 10 या 30, और E2 मल्टीप्लाई R1 तो 20 दूना 40, नीचे R1 प्लस R2 यानी कि 3 और 2 5, यानी कि 70/5 यानी कि 14 वोल्ट। यानी कि आप ये जो दो सेल ले रहे हैं 10 वोल्ट और 20 वोल्ट, इसकी बजाय आप एक सेल ले लीजिए जिसका 14 वोल्ट हो। ठीक है, आर नेट का तो सूत्र खैर आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, गुणनफल बटे योगफल, 2 गुणा 3, 2 प्लस 3 तो 6/5 यानी कि 1.2 ओम। तो कहने का मतलब है ये दो सेल मिलकर आई धारा दे रहे हैं और वी विभवांतर उत्पन्न कर रहे हैं। तो इसकी बजाय आप एक ही सेल ले लीजिए और उस सेल का विभवांतर 14 वोल्ट हो और उसका आंतरिक प्रतिरोध 1.2 ओम हो, तो ये अकेला सेल इन दोनों के बराबर यानी कि उतनी ही धारा प्रवाहित कर देगा जितने ये दोनों मिलकर कर रहे थे, और उतनी ही टर्मिनल वोल्टता उत्पन्न कर देगा। तो याद करने का देखो कितना आसान है, E1 मल्टीप्लाई E2, E2 मल्टीप्लाई R1। ठीक है, अब मुझे आई निकालना है, तो आई का सूत्र मैंने अभी अभी बताया था, और आई का सूत्र यही होता है सिंपल, विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 तो R प्लस R नेट। मैंने आपको पिछली क्लास में यह भी बताया था कि भाई जब आप श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं, सॉरी सेल का जब आंतरिक प्रतिरोध यूज करते हैं तो उसे एज ए सीरीज कॉम्बिनेशन लेंगे, तो R प्लस R नेट, तो कुल कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। ओके, तो ई नोट की वैल्यू 14, कैपिटल आर की 5 और आर नेट आपका कितना निकला 1.2। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 1.2 की जगह 6/5 कर दूं क्या, 6/5। लघुत्तम ले लो, 50-25 प्लस 6/5, ये 5 ऊपर चला जाएगा। तो कैलकुलेशन है, अब तो कोई 70/31 एम्पियर आ जाएगी विधारा। अब इसको कैलकुलेशन कर लेना भाई, कैलकुलेशन मेरी चेक कर लेना, हो सकता है गलत कर रहा हूं मैं। आप लोग तो मेधावी बालक डेली कैलकुलेशन करते हैं, तो कोई समस्या हो तो देख लेना। ई नेट की वैल्यू 14 निकली हुई है बिल्कुल, और आर नेट की वैल्यू 6/5 निकली हुई है बिल्कुल। कैपिटल आर मैंने 5 माना है तो 5 है ही, तो 14 5 6/5 लघुत्तम ले लिया, 25 प्लस 6/5 ऊपर चला गया। ठीक है, ओके। अब आपको निकालना है टर्मिनल वोल्टता, तो टर्मिनल वोल्टता निकालने का इजी फॉर्मूला क्या है भैया, मैंने बता रखा है,
आप कैपिटल आर से निकाल लो, V बराबर आई आर। तो आई मेरा कितना निकला था भैया अभी? अरे कहाँ गया, 70/31, और कैपिटल आर मेरा 5 है, तो 7×5 = 35, 350/31 वोल्ट। कैलकुलेशन कर लेना, कुछ 10 बार तो जा ही रहा, 310, 11 बार के आसपास जाएगा, 11 वोल्ट के आसपास आ जाएगा। 310 + 31, 341, 11 पॉइंट कुछ आ जाएगा, मैं अप्रोक्स लिख देता हूँ। ओके ठीक है। फिर आपसे और क्या पूछ रहा है भैया? और पूछ रहा है I1 I2। तो देखो I1 का सूत्र आपको डायरेक्ट याद है जब तो ठीक है, नहीं तो फिर उस समीकरण को हल करना पड़ेगा, V बराबर E1 - IR1। नहीं तो आपको याद होना चाहिए, ऐसा कोई विशेष नहीं है। विभवांतर बटे प्रतिरोध, विभवांतर बटे प्रतिरोध। तो यहां पर विभवांतर किस किस के बीच का? विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टा के बीच का अंतर बटे R1। तो E1 की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी थी सवाल में? मैंने शायद 10 वोल्ट मानी थी। और V मेरा कितना निकला है? 350/31 या 11.4 अप्रोक्स बता रहा हूं। और R1 मेरा कितना निकला है? 2 ओम था। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब धारा की दिशा गलत बनी हुई है, इसमें चित्र में जो बनी हुई है ना, उसको सही नहीं करना है। ये I1 की वैल्यू आ गई, इसी तरह I2 की वैल्यू E2 - V/R2 में रख के कैलकुलेट कर लेना। तो इस तरह से आपका ये सवाल हो जाएगा। कैलकुलेशन वाइज में थोड़ा बड़ा रहा, बाकी ऐसे इजी है। आपने पहले सूत्र लगाया E1R2 + E2R1/R1 + R2, इससे आपको E नेट मिल जाएगा, फिर R नेट मिल जाएगा, फिर उसके बाद आपको I मिल जाएगा, I मिलने के बाद आपको V मिल जाएगा, I मिलने के बाद V मिल जाएगा, और V मिलने के बाद आपको I1 I2 मिल जाएगा। ऐसा कोई विशेष कैलकुलेशन नहीं है। I1, यदि ये सूत्र आपको याद नहीं है तो ये मैंने उसी से निकाला है, V बराबर E1 - I1 R1 से, इसी से पक्षांतरण करके निकला वो सूत्र। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आ गई। चलो अब समस्या की बात करते हैं, क्या समस्या मेरे सामने आएगी? अरे भाई आज एक नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम है भैया, आज नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही शायद। भाई आज ये नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे क्लास लगभग ऑफ करनी ही है, फिर मतलब कोई नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ से भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं यहीं ऑफ करता हूँ। इससे संबंधित और भी बातें हैं वो फिर मैं कल बताऊंगा, नहीं कल नहीं बताऊंगा, मैं वीडियो बना के डालूंगा और आप सबको फिर वो वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है? और लाइक करना है, कमेंट तो खैर करोगे ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। और अपने कोई मित्र हैं जो नहीं पढ़ रहे उनको शेयर कर देना, ठीक है? क्लास को मुझे ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि मेरे भी यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, जो लिख रहा हूँ वो लिखा नहीं आ रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं कल।